सैफुल्लाह साहब, आज हम बात कर रहे हैं ईरान के अंदर जो कशीदगी चल रही है। आप क्या देखते हैं कि इसके पीछे असबाब क्या हैं? क्या कहीं की कोई आलमी ताकतों का जो एजेंडा है, जो कहा जा रहा है कि वाकई इसमें अमेरिका और दीगर ताकतें हैं, या हकायक कुछ और हैं जिसे ईरान की जो हुकूमत है वो छुपा रही है? अवाम को वाकई वहां पर रोजगार नहीं मिल रहा है, अवाम वाकई गुर्बत का शिकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदनी साहब, सूरत हाल ये है कि ईरान में काफी अरसे से मसाइल सामने आ रहे थे। जी। दो तरह के मसाइल हैं। एक तो वहाँ वलायत फकीह की तरफ से जो पाबंदियां है लोगों के ऊपर, और घुटन और जबर का माहौल है, जी। उसकी वजह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं और लोगों के अंदर एक गुस्सा था। एक तहरीक वहां चल रही थी जिसको जिद्दे इनकलाब का नाम दिया जा रहा था। जी। दूसरी एक सियासी लहर थी जो मॉडर्न लोगों की तरफ से थी, जिसकी नुमाया मिसाल ये थे उनके पुराने सदर जो अहमदी निजात थे, वो उसको लीड कर रहे थे। जी। और वहां की वलायत फकीह के जो जबर है उसका आप अंदाजा इससे लगा लें कि अभी जो चंद माह पहले इलेक्शन हुआ है, हसन रूहानी साहब वहां इलेक्शन जीते हैं, उस इलेक्शन में अहमदी निजात को कंपेन में आने की इजाजत नहीं दी गई। जी। ताकि लिबरल जो तरक्की पसंद है वो इकट्ठे ना हो जाए। इसके बावजूद हसन रूहानी जीत गए। लेकिन ये तहरीक मौजूद थी वहां पे। दूसरी तहरीक वो एक खातून की जमा कर थी, और वहां इस वक्त सिचुएशन ये है कि नौजवान नस्ल में बेरोजगारी का जो तनासुब है वो 40% सालाना के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। जी। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरियां छीनी जा रही हैं उनसे, और उनके जो वादे किए गए थे कि अमेरिका के साथ वादा करने से ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। जी। और सदर और वलायत फकीह के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनकी वजह से भी लोग पिस रहे हैं। बिल्कुल। अगर सदर कोई इस्लाह लाना चाहते हैं, कोई फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो वलायत फकीह उसके रास्ते में रुकावट बनती है, और वलायत फकीह ने तो किसी के लिए करना ही क्या। ये उस मुआशरे के अंदरूनी तजादात हैं और थे जिनको एक्सप्लॉइट किया अमरीकियों ने। जी। अमरीकी बहरहाल इसमें इन्वॉल्व है, और जो ताजा तरीन इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये है कि ट्रंप ने अपने इलेक्शन जीतने के बाद जब चार्ज लिया तो उसके जो पहले अहकाम थे उनमें से यही एक था कि उन्होंने CIA को ईरान के अंदर सियासी अपराइजिंग के लिए पुश किया। जी। और यकीनी सी बात है कि ईरानियों ने काम किया और नेटवर्किंग की, और ये जो उनके तजादात थे उनको इस्तेमाल किया। जी। लेकिन एक बात तो तय है कि पूरे आलम इस्लाम में, वो ईरान हो, वो कोई भी दूसरा मुल्क हो, अमेरिका से नफरत मौजूद है। अपने मसाइल के लिए लोग खड़े होने को तैयार हैं, अपने मसाइल के लिए जान देने को भी तैयार है, लेकिन अमेरिका के लिए कोई खड़े होने को तैयार नहीं है। इस तहरीक की जो अभी दब गई है उसकी सबसे बड़ी वजह यह बनी कि ट्रंप और उनके जो अमेरिकी तर्जुमान हैं वो बड़ी शिद्दत के साथ और बहुत पहले ही इस तहरीक की हमायत में बोलना शुरू हो गए। जी। उनके बोलने की वजह से जो मजहबी तबका इनके साथ जुड़ा हुआ था वो तो यक कट के साइड पे हो गया, और फिर वो जो इनकी फोर्स है पासदार इनकलाब, वो तो एक फोर्स से ज्यादा एक मजहबी हवा से काम करती है, और लोगों के घरों तक, और उसका इंटेलिजेंस सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने फिर जो इन लोगों के ऑर्गेनाइज करने वाले लोग थे मुख्तलिफ जगहों पे, उनको गौर से उठाया, और ये तहरीक वक्ती तौर पे दब गई है। जी। लेकिन जैसे कि जी सैफुल्लाह खालिद साहब, आपने जिक्र किया कि इसमें अमेरिका की तरफ से भी जो कुछ खबरें सामने आ रही थी वो भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन आपने भी देखा कि गुज़श्ता जो 9/11 के बाद की सूरत हाल है, इराक जब तबाह हुआ तो उसके पीछे किसने साथ दिया? बाद में इराक से अमेरिका कुछ किसी हद तक निकल भी गया, लेकिन वहाँ पर ईरान ने कब्जा कर लिया, प्रॉक्सी वार वहाँ शुरू कर दी। शाम की खाना जंगी शुरू हुई तो वहाँ पर भी ईरान मुदाखलत में आ गया। 2006 में जब लबनान के अंदर शुरू हुई वहाँ भी ईरान चला गया, और यमन के अंदर जब जंग शुरू हुई तो
कि वहां भी ईरान चला गया, और ईरान के जो विलायत फ़कीह है उसका भी एक अहम हदफ और मकसद यही है कि वो पूरी दुनिया के अंदर विलायत फ़कीह के निज़ाम को नाफिज करें, बिलखुसूस जो मिडिल ईस्ट है यहाँ पर। तो आप क्या समझते हैं कि, और अभी अभी उनके विलायत फ़कीह के निज़ाम में जहाँ तक खबरें हैं, जो उनकी दस्तावेज़ात हैं, उसमें ये भी शामिल है कि पाकिस्तान तक भी उनकी पाकिस्तान के अंदर भी वो आ जाए, पाकिस्तान पर के अंदर भी उनका असर रसूख हो जाए, और साथ साथ तुर्की को भी कमज़ोर करना उनके निज़ाम में शामिल है। तो आप क्या समझते हैं कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है, और जो आपने वो ब्लड बॉर्डर्स की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें भी बहुत सारे नक्शे जो थे वो ऐसे थे कि पहले सऊदी अरब को अलग करना है, फिर पाकिस्तान को, फिर तुर्की को तकसीम करना है, वगैरह वगैरह। तो क्या इतनी जल्दी पहले ही नंबर लगा दिया ईरान का, हालांकि अभी तो जो आलमी ताकतें हैं। ऐसा नहीं है जी। मैंने वो बात की जो हकायक इस वक्त हमारे सामने मौजूद है जी। लेकिन उनके मकासद क्या है? देखिए, सीआईए अगर किसी जगह इन्वॉल्व हो रही है जी, तो उसको ये भी पता होगा कि उन्होंने अपना नाम कब शो करना है। उन्हें यकीनन इल्म है कि उनका नाम आएगा तो तहरीक आएगी। यकीनन वो इस वक्त ईरानी गवर्नमेंट को किसी वजह से एक अपराइजिंग करके कोई मैसेज देना चाहते थे, जो उन्होंने दे दिया, और फिर उन्होंने अपनी वाबस्तगी शो करके उसको डिस्ट्रॉय भी किया। जहां तक ईरान के रोल का ताल्लुक है, तो गुज़श्ता दिनों हिकमत यार साहब जो है, अफगानिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और जिहादी लीडर, उनका एक इंटरव्यू आया है, वो बड़ा मजे का है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें उन्होंने ये कहा है कि ईरान ने तालिबान के खिलाफ अमेरिका की हमायत करते हुए अपनी फोर्सेस भी दी थी जी। और रियान क्रोकर जो है अमेरिका के सफीर रहे पाकिस्तान में, काबुल में, लबनान में, और अमेरिकी वजारत खारजा के बड़े अहम ओहदों पर रहे हैं। वो कई एक मौके में लिख चुके हैं कि वो खुद रियान क्रोकर ईरानी इंटेलिजेंस के साथ मामलात में रहे हैं, और ईरान जो है इंटेलिजेंस लेवल पे तालिबान के खिलाफ, इराक के खिलाफ और दीगर तमाम मुल्कों के खिलाफ अमेरिका का फर्स्ट लाइन इत्तेहादी रहा है जी। और पाकिस्तान में तो इन्होंने 80s में 1984-85 में बाकायदा इनकलाब एक्सपोर्ट करने की कोशिश की थी। बलूचिस्तान में ये जो कोयटा का कत्लेआम हुआ था, आप देखें उसमें कितने लोग मरे थे। आज भी लोगों को उसकी यादें, उसकी बदतरीन यादें लोगों के ज़हनों में है जी। तो ये उनका जो पासदाराना इनकलाब है, इसका बुनियादी एजेंडा ही ये है एक्सपोर्ट करना अपने वलायत फ़कीह को जी। और इस वक्त जो उसके सबसे ताकतवर आदमी है जनरल कासम जी, वो तो आपको पता है कि बड़ी डेडिकेशन के साथ लगे हुए हर जगह मुसलमानों को डिस्ट्रॉय करने। तो आप जी रिपोर्ट्स है उनको अगर आप देखें तो उसमें आलम इस्लाम में से सिर्फ एक मुल्क है जो कुछ हासिल करता हुआ नजर आ रहा है, वो ईरान है जी। कि हर मुल्क जो है वो इलाके छोड़ रहा है, उससे इलाके छीने जा रहे हैं, इसको इलाके दिए जा रहे हैं जी। और फिर ये चीजें हैं सारी जी। तो लेकिन ये जो मामला है इसमें 12 जो हुआ, इसमें ईरानियों के साथ अमेरिका की इमारत मौजूद थी जी। अभी शीरी आबादी जो बोल रही है अमेरिका से जी, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं जी सैफुल्लाह साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी ईरान का नंबर नहीं लगा, अभी ईरान को मजीद यूज करके दीगर इस्लामी मुल्कों को मजीद खराब करना है। देखिए, ईरान का नंबर मेरा नहीं ख्याल कभी भी लगेगा, क्योंकि जो मकासद उनके हैं वही ईरान के हैं जी। इसलिए जो दो पार्टनर के दरमियान हिस्से की तकसीम में तो लड़ाई हो सकती है, तुम्हारा कितना मेरा कितना जी, और ये भी किसी किस्म का था, लेकिन जहां तक दोनों के मकासद एक है और वो दोनों इस्तेमाल करते रहेंगे एक दूसरे को। दूसरी जो हकीकत है जिसको समझना जरूरी है कि ईरानी सोसाइटी के अंदर तजादात बहुत ज्यादा है जी। किसी भी वक्त वहां जिद्द इनकलाब और इनकलाब के जो हामी है उनके दरमियान लड़ाई मुसल्लह शक्ल इख्तियार कर सकती है जी। क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ये है ईरान की, जैसे माजी में कहा करते थे कि सोवियत यूनियन एक आयरन कर्टन के अंदर कंट्री है, लोहे का एक पर्दे के अंदर लिपटी हुई मुल्क है जहां से कोई खबर बाहर नहीं निकलती। बिल्कुल इस वक्त ईरान की ये सिचुएशन है कि वहां से कोई खबर बाहर नहीं निकलती
बिल्कुल। के एहतजाज के पहले 4-5 दिन तक ये खबरें बाहर आती रही हैं। उसके बाद से अब पासदारान ने कहा है कि हमने बगावत को दबा दिया। जी। कितनी लाशें गिरी, क्या हुआ, कहां कहां दबाया, किसको गिरफ्तार किया, कुछ खबर नहीं है और ना ही कोई रास्ते हैं। जी। आप देखिए वहां सोशल मीडिया मुकम्मल अभी भी बंद है। जी। हम चले ये नहीं जी। कह सकते, आजादाना जराए से ये इस बात की तस्दीक नहीं हो सकती कि वाकई वहां बगावत को रोक दिया गया। जी। चलें, बहुत शुक्रिया।